ये युग जो है, यही आप जो कह रही थे ना, बेसिक शिक्षा, ये युग ही ऐसा है कि आप उससे ये कह ही नहीं सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि आप बताइए, क्या बुद्ध के युग में कोई आकाशवाणी हुई होगी कि कोई व्यक्ति बुद्ध बन सकता है? नहीं हुई होगी ना। नहीं, तो ऐसा तो स्वाभाविक हुआ हो। यही मैं स्वाभाविक। कह रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे सुविधा अगर कम हुई तो मनुष्य बेचैन हो जाए। आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि कोई साधु भी हो तो सुविधा से बचे, या सुख उसको ना मिले, शारीरिक सुख ना मिले, उसको भौतिक सुख ना मिले। ये इस युग की अपनी विशेषता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप चूंकि हम डाकू को भी आदर्श बना सकते हैं, तो आपको लगता है कि अगर मेरा बच्चा चोर नहीं है, झूठ नहीं बोल देगा, या मान लो कि वो थोड़ा बेईमानी नहीं करेगा, घूस नहीं लेगा, तो ही बहुत बहुत हो गया। इस युग के हिसाब से तो बहुत शानदार हो गया। इससे और अच्छा क्या चाहिए? ये इस युग की सीमा है, यही इस युग का अभिशाप है कि कलयुग इसलिए इसको बोलते हैं। आप इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साधु को भी आप अगर देखती हैं 5 स्टार होटल में, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि साधु है, किसी को छेड़ तो नहीं रहा है ना, मेरा पैसा तो नहीं छीन रहा है ना, तो ठीक है, अच्छा है। मैं यही कह रहा हूँ, कुछ चीजें अब इस युग के हद से निकल चुकी हैं। इसलिए संतत्व, जिस संतत्व के आधार पे हमको विश्वगुरु बनना है, वहां तो त्याग है। हमें जिस विश्वगुरु साधुता क्यों के, बनना है ऐसा? हाँ, अभी यही मैं कह रहा था कि ये कोई पोस्ट है नहीं, अब ये नहीं बनना है। हाँ, हमें आओ नहीं अब इस, बनना है, हमें खुद को अच्छा हाँ, करना है। हमें यही खुद यही को बेहतर बनना है, हमें विश्वगुरु नहीं बनना है। क्योंकि हम यही कहें मैं कह रहा हूँ, हम कमल हैं, यही मैं हमको कह गुलाब बनना है, या हमको ये बनना है, क्यों बनना है हमको गुलाब? मैं यही कह रहा हूँ कि यही कहा जाए यही तो यही विश्व में सभी गुरु हैं। हाँ, तो यही तो मैं पहले लाइन में कह रहा था कि ये कोई पोस्ट है कि हमको विश्वगुरु बनना है। ये मैंने पहले लाइन पे यही मैंने कहा था। ये जी। आपको, लेकिन लेकिन एक बात और है हाँ, कि नैतिकता का पराकाष्ठा क्या है, ये कौन तय करे? देखिए, वो तो हमारे अंदर की आत्मा और दूसरों को जो समझ में आता है। सुनिए, अब समझिए कि एक दो दो हमारे पास उदाहरण कौन लोग है? हैं जैसे हमारे। मैं अगर बोलूँ कि आपको मेरी भारत बात में सुनिए कि हमारे, समझिए, दो दो संत बच्चे के हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में पूछूं आपसे, तो आप किसको मानेंगी? तो जिस जैसे पर मान मेरा लो मैं ट्रस्ट पूछूं, बनेगा, समझिए मेरे दो बच्चे हाँ, हैं, अब और अभी एक मैंने क्या बच्चा कहा ट्रस्ट कि बिल्डअप कर ले ट्रस्ट के रहा है, आधार पे। और एक बच्चे पर मेरा ट्रस्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि उसकी जो हाँ, कार्य जैसे उसने किया है, तो अपना ट्रस्ट उसने हटा लिया है। तो मेन यहाँ पर ये होता है कि आप किस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो वो क्या सीखा है, उसके दिमाग में क्या है कि मुझे झूठ बोलना है। अगर किसी ने एक दो बार झूठ बोल दिया, मेरा ट्रस्ट टूट गया, मैं उस पर फिर से भरोसा नहीं करूंगी। मैं यही कह रहा हूँ कि आप छोड़िए बुद्ध का, आप किसी से, किसी नेता से ये कह सकते हैं कि गांधी की तरह राजनीतिज्ञ बनो? हम क्यों वो ही चुनाव ऐसा नहीं करें? जीतेगा। हर मतलब गांधी की तरह का ऐसा नहीं कि उससे दुबला हो जाओ और माथा पे बाल नहीं ना हो, ना वो ना, नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम कोई सत्य डर अहिंसा की बात नहीं। करो। जी आप जी। किसी से बोल सकते हैं कि तुम अनशन पर बैठो और कोई जीत हो जाएगी? आप देखिए, जो अनशन पर बैठा, उसमें अनशन तो नहीं था ना, उसमें बाकी सब कुछ था। वो लड़का 8 घंटे भूखा नहीं रहा। आप समझ रही हैं, जो उसका नेता था। हम्म। अनशन में भी अनशन नहीं है, बर्गर है। ये इस युग का अभिशाप है, समझिए बात को आप। जी जी जी। अनशन के, अनशन वाले आंदोलन में चर्चा में बर्गर रहा है, आप जरा सोच लीजिए। हम्म। अनशन वाले आंदोलन में वो बेचारा कौन बिरयानी खिला रहा था, उसकी चर्चा है। इस आंदोलन में जो अनशन है, आप समझिए, मैं वो समझ, आंदोलन तब सफल कोई हुआ और जब उसमें, कोई क्योंकि और वो आंदोलन रोटियां तब, सेकने की कोशिश कर रहा है, किसी और चीज का मुद्दा रोटियां बना के छोड़िए, कहते हैं किसी का कंधा, किसी की बंदूक। तो यहाँ पे ये वो चीज भी, बहुत ज्यादा वो मिक्स। अनशन तब सफल हुआ जब वहां पे अनशन करने वाला व्यक्ति वहां से हट गया, जो हम्म। सच में भूखा था। तो आप सोचिए, भूख के आंदोलन में रोटी चर्चा में, अनशन में बर्गर चर्चा में, ये है इस युग का अभिशाप। अब इस अभिशप्त युग में कैसे जिएंगे, ये मैनेजमेंट आपको करना हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना आदर्श हम अपने दिमाग में रख लेते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसा कैसे बनाएंगे, तो कहानी कहते वक्त तो उनको श्री राम बनाना चाहते हैं। जैसे व्यवहारिक होता है तो कहते हैं नहीं, सुविधा इतनी चाहिए, सुविधा तो राम जी से ज्यादा, वो तो 14 वर्ष वनवास गए थे, बिल्कुल 3 वर्ष कहीं भेजिए तो बढ़िया। आप किसी डॉक्टर एमबीबीएस को, एम्स वाले को हमारे गांव में भेज दीजिए नौकरी करने, भाग जाता है साला। बिल्कुल भाग जाएगा, क्योंकि वहां के अब वो लोग क्या ऐसे हैं कि उसे लेकिन समझ ही नहीं लेकिन वो एम्स, सकते, और वो तो नहीं फिर, समझ सकता। तो जहां मेल नहीं है, वहां पे लोग रुकेंगे ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब आप आज के जमाने में बहुत खोखली बातें हैं। माँ बाप को इतना चाहिए कि मिनिमाइज कितना कर लें, जितना मिनिमाइज पर समझौता कर लीजिए कि भाई बेटा मेरा 5 झूठ ही दिन में बोलता है तो औरों से अच्छा है, क्योंकि वो 55 बोल रहे हैं। यही कर सकती हैं आप आज के समय में, और इसी में आपको संतुष्टि भी होगा हम्म। कि ये 55 नहीं बोलता है, बाकी लोग तो, ये तो 5 बोलता है मात्र। हम्म। लेकिन आप इस युग में जी रही हैं कि अपने बच्चों को ये बोल ही नहीं सकती, नैतिक बोल ही नहीं कि बेटा झूठ ही मत बोल।
तुरंत कोई कहेगा क्या हो गया, एक झूठ बोल दिया तो। फिर एक इस बात बताओ, मैंने जैसे मैं अभी यहाँ पे 20 साल से रह रही हूँ सिंगापुर में सर। तो मैंने जो अंतर देखा है, मैं वहाँ इस स्कूल में, मैं मुंबई से हूँ और मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 10th तक पढ़ाई की है। मैंने वहाँ के हालात भी देखे। मैंने यहाँ पर, मेरे बच्चे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में थे और उन्होंने पढ़ाई की है, और जिस तरह की जो चीज़ें बदलाव मैंने देखी जो मुझे नहीं सिखाए गए वहाँ स्कूल में, वो मैंने यहाँ हाँ पर तो देखा कि बच्चों को हाँ, मैं सिखाया तो बोल जाए। रहा हूँ कि आपका अब ये, समाज, आपका आपकी आबो आपकी दुनिया जो आसपास की है वो भी बहुत कुछ तय करती है। हाँ, हो सकता है कि लेकिन अब जहाँ सिंगापुर में, थोड़ी सी बात मेरी और सिंगापुर में सुनिए। बुद्ध पैदा हो सकता है, हाँ, भारत में अब नहीं होगा जहाँ पैदा हुआ था, मैं यही कह रहा हूँ। तो अभी थोड़ी यही सी तो बात कहना है। सुनिए कि जब मेरे बच्चे लेकर के मैं जाती हूँ भारत, मेरे मेरे भाई हैं, वो कहते हैं गुड़िया तुम्हारे बच्चे बुद्धू हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि देखो मैं इसे पैसा दूंगा और वापस भी ले लूंगा, ये दे भी देगी मुझे। तो मैंने कहा भैया वो शेयरिंग केयरिंग और तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही है इसलिए वो तुम्हें दे दे रही है। कहते हैं ये अपना पैसा नहीं संभाल सकते। मतलब वहां पे ये सिखाया जाता है कि भाई तुम्हें एक बार मिल गया है तो तुम इसे किसी को दो मत, इसे पकड़ के यही रखो। तो मैं कह रहा हूँ, यही तो युग की बात मैं कर रहा हूँ, आपका देश ऐसे जा रहा है, जी। इस दौर में जी रहा है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और इसी वक्त किसी दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ आप पढ़ा रही हैं अपने बच्चों को, जी। वहाँ ये वैल्यू नहीं सिखाए जा रहे हैं। जी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में संभावना सबकी है, वहां हो सकता है बुद्ध पैदा हो जाए, आपके समाज में, हमारा जो भारतीय समाज है नहीं होगा, जो नहीं पहले सर, पैदा कर लेकिन चुका प्रहलाद भी तो वैसे ही समाज में पैदा हुए थे जहां पर बहुत ज्यादा ऐसा है। था कि नहीं मानना है किसी को। तो बुद्ध भी यही मैं वैसे कह रहा हूँ, पैदा होते हैं सर। नहीं, यही प्रहलाद भी तो उस पिछले युग के थे, बुद्ध के पहले के भी युग के थे, यही तो मैं नहीं, कह रहा हूँ, वो हम ये पैदा कर तो बात रहे हैं ना करें, मतलब ये कहें कि एक विपरीत परिस्थिति में एक सकारात्मक व्यक्ति का आ जाना यही होता रहा है और ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। अभी हम लोग उम्मीद किए थे कि एक कल की अवतार हो चुका है, अब देखिए उस अच्छा। पर भी उम्मीद, हम्म। भाई हम लोग उम्मीद तो ऐसा ऐसा करते हैं, ही तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग का उम्मीद ही उचक्कों पर टिका है तो अच्छा, हम लोग क्या कर, चलिए कोई बात इतना हल्का उम्मीद हम लोग वाले व्यक्ति हो चुके हैं, हम लोग का हर उम्मीद इतना हल्का हो चुका है कि हम नहीं। लोग क्या करें। है अच्छा। ना, हम लोग अगर कोई कुटिया में साधु प्रवचन कर रहा है सुनने आप नहीं जाइएगा, और हम्म। जब तक वो स्टार होटल में नहीं आया है, मजमा नहीं लगाया, आप उसको हिट, हम लोग रील वायरल साधु को ढूंढते हैं मार्केट में। अब सोचिए ना, जी तो जी। फिर तो तो हर चीज सुख सुविधा के आसपास इर्द गिर्द है। हम्म। इस बीच में इस देश का युवा अगर कुछ मांगता है तो वो गुंडा है, अराजक है। भाई हर चीज सुख सुविधा, वो भी सुख सुविधा में हिस्सा मांग रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, क्या हम्म। कीजिएगा। जी जी। अब बातों, मतलब सुन करके मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं बातों से कि डार्क हॉर्स के पात्रों में कितनी वास्तविकता और कितना कल्पना का संसार है। नहीं, वो 100% वास्तविकता है, वो जो पूरी दुनिया वो है वहाँ की, वही है उसमें, उसमें रत्ती भर भी कोई तो ये डार्क मिलावट नहीं। हॉर्स नाम कैसे सूझा आपको? एक जुमला है डार्क हॉर्स का मतलब छिपा हुआ ताकत, छिपा हुआ शक्ति, कि हम्म। भाई जिस पर कोई भरोसा ना करे वही हम्म। आदमी, वही जीत जाए वो घोड़ा, तो उसको हम कहते हैं डार्क हॉर्स। हम्म। हम्म। सबसे कमजोर और मरमरे घोड़े पर जिस पर कोई दाव न लगाए, इसलिए हम्म। मैंने उसको रखा। तो कोई भी आदमी, सबको तो मामूली ही समझता है, आसपास दुनिया, जब तक वो सफल ना हो जाए तब तक वो मामूली। हम्म। तो सफल, सफल होने के लिए उसे चुना जाता है सर, और वो चुनाव शायद मुझे लगता है कोई और करता है। वो करता होगा, मैं, मेरा उन सब चीजों पर बहुत अब ज्यादा यकीन है नहीं, क्योंकि हम्म। हम तो धरती पर देवता बनाने वाले लोग हो चुके हैं। तो वो कौन है कहाँ है उस पर क्या दिमाग लगाए, जब सामने ईश्वर जब खुद प्रकट है हम लोगों का, और हमारी सारी श्रद्धाएं वहां जुड़ चुकी हैं, तो अब दूसरे देवता के लिए, दूसरे लोग के लिए आदमी के पास समय कहाँ है। दिन भर नेता की दलाली करना है, कहाँ से लाएगा दूसरे देवता के लिए समय। आज अगर राम जी राजनीति के लिए अप्रासंगिक हो जाए, ब्रह्मा जी के लिए इंटरनेट पर कोई आप देख दें अभियान है, बताइए। भैरव जी के लिए कोई अभियान है, दुर्गा माता के लिए कोई अभियान है, कहीं पॉलिटिक्स में नारा लगाते हुए सुनते हैं जय भैरव बाबा? नहीं। राजनीति के लिए जो आर्मी भगवान में, उपयोगी है आर्मी में तो अभी वो भी सैनिक भगवान भी वही बोलते चुने जाएंगे। हैं। 33 करोड़ देवता में इंटरनेट पर 5 देवता ही मात्र वायरल, क्योंकि वो पॉलिटिक्स के काम आ रहे आप हैं। समझ इंडिया रही हैं आप? के अंदर क्यों जाते हैं? आप घरों के अंदर जाएं, आपको मिल जाएंगे। अरे अब तो नई पीढ़ी को, मैं शहर के मंदिरों में भगवान के नीचे नाम लिखा हुआ देखता हूँ। हम्म। मतलब इस पीढ़ी को अगर बता दिया जाए कौन भगवान है, बेचारा अगर नहीं देखा इंटरनेट पर तो ईश्वर ना पहचान पाए।
नेम प्लेट लगा हुआ है, अब देखिए, आप सोच वो लीजिए। भी हम भी भगवान के बच्चे थे, हैं, और वो भी भगवान के ही बच्चे हैं। और भगवान जो है वही क्षिति जल पावक गगन समीरा। और जब उसकी चलती है ना तो उसने सब उड़ा देना है सर। इतना भूकंप सुनामी जब आएगा तो तख्ता सब कुछ उसी के हाथ में है, जिस दिन पलटना चाहे वो पलट दे। और हम तो बस निमित्त मात्र हैं कि अपना कार्य कर रहे हैं, और कितने सुगम तरीके से करते हैं। अब जैसे अगर मुझे भी इंटरव्यू लेना है, कार्य करना है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी मानसिक स्थिति खराब कर लूँ तो मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगी। आप भी जैसे किताबें लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, लेकिन आप अगर बहुत डिस्टर्ब हो जाएं पूरे समाज को देखकर, तो समाज को कैसे आप अपनी पुस्तकों में डालेंगे, कैसे आप लिखेंगे? तो बहुत जरूरी है कि आप पहले खुद पर काम ये तो करके। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे समय में जी रहा हूँ। मैंने तो शुरुआत में आपको कही कि मैं निराश नहीं होता हूँ। जी। मुझे चिंता है नहीं कौन हमको विश्व गुरु मानेगा कि नहीं मानेगा भारत को। ये हम लोग की समस्या ही नहीं है। ये बिल्कुल। सब तो अपने दिमाग की खुरापात है कि आप इसको मानेंगे नहीं मानेंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ। जी। युवा युवा बहुत परेशान है, नहीं पर इससे ज्यादा खतरनाक समय को जी चुका है हाँ। युवा। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही लोग बात। कह रहे हैं अरे कैसे कोई भारत के लोग नेताओं को इतना खराब बोल सकता है, कितने आहत हैं भोले भोले लोग। भाई इससे ज्यादा खराब खराब बातें बोली जा चुकी है राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। झूठ मूठ का आहत इतना और होना है। अत्याचार की बात रहे तो अगर हम लोग देखें, अगर पीढ़ी मतलब जब अंग्रेजों के जमाने में था कि अब फिर कितने इतना अत्याचार, पिटा है। कितने अत्याचार इसलिए किए। तो अत्याचार की भी सीमा नहीं रही है, तो चीजें ऐसा नहीं है कि कुछ अंग्रेजों नया से मैंने कम बात। अत्याचारी है अभी भी, आज भी बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस अंग्रेजों से कम अत्याचारी है। इस बात की खुशी हमें होनी चाहिए। उन्हें तो इस बात की खुशी, हम तो इसके लिए सेलिब्रेट कर संतोष, सकते हैं। संतोष भाव जाग जाए, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर, आज भी लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्या डार्क हॉर्स आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? हाँ, वो और ज्यादा प्रासंगिक हो जाएगी जब आपको वो दुनिया ढूंढने पर नहीं मिलेगी, तब आप उसको और ढूंढेंगे किताबों में। हम्म। और उसके संघर्ष तो प्रासंगिक हमेशा रहेंगे। अभी भी पढ़ाई उतनी ही कठिन है, वैकेंसी अभी भी कम है, अभी भी आकर्षण उतना है आईएएस बनाने का बच्चों को परिवार में, इसलिए वो प्रासंगिक रहेंगे। जी। कुछ आजकल के घटा तो है नहीं। विद्यार्थी पढ़ किताब कितना पढ़ते हैं, थोड़ा इस विषय में आप मुझे बताएं। कौन? विद्यार्थी या युवा पीढ़ी किताबों को। विद्यार्थी तो पढ़ते होंगे, कोचिंग वाले पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे किताब ना पढ़ें, और इसलिए बच्चे फेल तो मान लीजिए होते हैं। वो तो सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होगा जितना सीट है, हम्म। लेकिन अनपढ़ रह जाते हैं इन कोचिंग वालों के कारण। हम्म। हम्म। कम से कम पहले के विद्यार्थी जो फेल हैं वो पढ़े लिखे तो हैं। आजकल के बच्चे बेचारे फेल भी हैं और पढ़े लिखे भी नहीं, जी। कोचिंग के कारण। जी। उनके पास कोचिंग का नोट्स है और कुछ भी नहीं है उनके पास। और जी। रील है अपने टीचर का, अपने हम्म। टीचर की सफलता का आंकड़ा है उनके पास कि मेरे सर कितने अमीर हो गए, पहले ये इतना वायरल नहीं थे। यही सब बेचारा उसके जीवन में बच जाता है, यही सब लेकर वापस आता है घर। यही सब है उसके पास। जी। जी। यदि आज आप किताब नहीं डार्क पढ़। हॉर्स दोबारा लिखते तो उसमें क्या बदलाव करते? मैं कोचिंग वालों को नरसंहार का दोषी मानता, और संसार के सबसे बड़े ठग के रूप में मैं कोचिंग को चित्रित करता। जी। और मैं ऐसा एक समाधान देता कि एक ऐसी कोचिंग हो जहाँ अच्छे टीचर हों, जो ईमानदारी से पढ़ा रहे हों, जो लड़कों का सिलेक्शन कराने के लिए सीरियस हों। ऐसे शिक्षकों की कल्पना करके उसमें लिखता। जी। सफलता और असफलता के बीच संघर्ष कर रहे युवाओं के लिए डार्क हॉर्स का सबसे बड़ा संदेश क्या है सर? आप ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं, संदेश एक दो और बोल दीजिए। नहीं, यही है कि अ, सफलता का देवता कब प्रकट हो जाएगा ये तो पता नहीं है, इसलिए आहुति देते रहना। अच्छा। इस वाले आहुति में देवता प्रकट हो जाएगा ये तो पता नहीं होता है साधक को। ये तो है। राम शक्ति पूजा कर रहे थे, सारे फूल खत्म हो गए। उनको लगा कि अब तो फूल खत्म हो गया, अब क्या चढ़ाएंगे। तो उनको याद आता है, माँ कहती थी कि तुम तो कमल नयन हो। तो राम सोचते कि अच्छा दो फूल तो अभी बाकी हैं। समुद्र के किनारे जब पूजा भगवती का कर रहे थे, तब वो कटार लेके दोनों आंख निकालने के लिए सोचते हैं कि अच्छा ये दो फूल हैं और चढ़ा देते हैं। तब तक में देवी प्रकट हो जाती है। वो राम जी को नहीं पता था कि इस वाले फूल में वो प्रकट हो जाए, ये चढ़ाते के पहले ही। तो यही है, कब आपको कब देवता प्रकट हो जाए, इसलिए आहुति देते रहो, अ, मेहनत का फूल चढ़ाते रहो। चलिए आइए आते हैं हम आपके थोड़ी सी बातें जो कि आप हमें बताएं कि आपके बचपन की कौन सी घटना ने आपके व्यक्तित्व
और लेखन को सबसे अधिक प्रभावित किया है? सर, मैंने आपसे अभी बात करने के बाद जो सोचा और समझा, तो मुझे ऐसे लगता है कि जगह जगह पर आपको कुछ बिट्रे मिला है, कुछ धोखा मिला है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूँ कितनी गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका विश्वास जो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि एक तबका ऐसा भी है, एक तबका ऐसा भी है, एक तबका ऐसा भी है। बहुत सारी वैरायटीज जो मिली हैं समाज की, वो आपने दिखाई और आपने प्रस्तुत की अपनी बातों से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब अभी जो जो मैंने सवाल किया है कि आपके बचपन की कौन सी घटना ने आपके व्यक्तित्व और लेखन को नहीं, सबसे अधिक प्रभावित किया है? मेरे मेरा व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा रहा है, मैं बहुत सुख में रहा। मेरे पिता तो सरकारी अधिकारी रहे, हम्म। मेरे अ, अंकल आईएएस हैं, चाचा पापा मेरे डिप्टी कलेक्टर रहे सब तो। और तो मुझे तो कुछ दुख ना आर्थिक दुख मिला, मैं संयोग से ऐसी जाति में पैदा हो गया, मैंने जातिवाद का भी जहर नहीं सहा, है हम्म। ना। मैं जहाँ रहा बहुत अच्छे से रहा, तो कुछ नहीं। व्यक्तिगत जीवन में मुझे कोई धोखा मैंने ही दिया होगा, दो चार लोगों को दिया होगा, मुझे किसी ने दिया मुझे याद नहीं है अच्छा। ना। एक आध धोखा मैंने ही दिया है, हम्म। कुछ जो है कि, लेकिन मुझे किसी ने नहीं दिया। मुझे हम्म। नहीं लगता है कि कोई हम्म। तो मैं बेसिकली बतौर लेखक दुनिया को देखता हूँ। हम्म। मैं सच में दूसरों की पीड़ा को अपने में लेके फिर लिखना चाहता हूँ, समझना चाहता जी। जी। हूँ। मैं पर पीड़ा को ही स्वानुभूति के आंच पे पकाता हूँ और उसको लिख सर, रहा हूँ। क्या आप जो लेखक हैं, आपके कोई आदर्श लेखक हैं? प्रेमचंद है। जी। तो उनकी कहानियां, किताबें आपने पढ़ी? हाँ, उनको लेकिन मैंने कोर्स में पढ़ना शुरू किया, मुझे मेरी ऐसी कोई साहित्य में रुचि नहीं थी कि हम्म। मैं बचपन से किताब पढ़ने के लिए रोता था, नहीं कॉमिक्स पढ़ता था, क्रिकेट खेलता था, हम्म। वो ताश खेलता था, जुआ खेलता था, वो गिल्ली डंडा, ये तो मतलब जो हम्म। सामान्य जीवन गांव में होता है। हम्म। तो किताबों से मेरा जो है कि सामना अधिक गंभीरता के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान। जी। जी। और बिल्कुल। मैंने साहित्य उतना ही पढ़ा सिविल सर्विसेज के दौरान जितना हिंदी साहित्य में सिलेबस में था, बाद हम्म। में चीजों को पढ़ने लगा। हम्म। हम्म। जी। और तो मैं आपको नॉन ऐसा फिक्शन लगता है? पे ज्यादा, मैं अन्य किताबों पर ज्यादा जोर देता हूँ पढ़ने पे, जो कोर्स की किताबें हों या जो किताबें नॉन फिक्शन वाली हों। मैं उपन्यास कविता बहुत बहुत कम पढ़ता हूँ। मेरे जी। पास एक बीहड़ लेखक के तौर पे गंभीरता के साथ हाथ में सिगरेट लेके बड़े बड़े लेखकों के नाम, उनकी रचनाओं का रेफरेंस देने के लिए कुछ नहीं है। मैं फिलोसफी पे बात कर सकता हूँ, हिस्ट्री पे कर सकता हूँ, ज्योग्राफी पे कर सकता हूँ, हम्म। क्योंकि मुझे लगता है कि नया उपन्यास यहीं से लिखा जा सकता है। हम्म। निर्मल वर्मा के चीड़ के पेड़ पुराने हो गए हैं, मैं उन पत्तों से फिर नया उपन्यास नहीं लिख सकता। बिल्कुल, डेफिनेटली सही बात है। वो अपने जमाने के थे, उन्होंने जो देखा वो लिखा। अब आपका बिल्कुल जमाना है, आप जो देखोगे वो लिखोगे, हाँ, और तो जो आने वाले बच्चे मेरे होंगे पास जो वो है। देखेंगे वही। तो अगर आप मुझे ना प्रेमचंद किसी की से कविता देखें किसी से आप, शिकायत, उन्होंने वही हाँ तो वर्णन किया है जो उन्होंने देखा है। इवन मैंने आपकी बिल्कुल बिल्कुल। कविताओं में भी वही समझा सुना जो आपने महसूस किया, जो आपने देखा। जैसे कि आपकी एक कविता है कि आप बच्चों को क्या दिखाएंगे, आप ये बचा के रखना, खेती बचा के रखना, थोड़े ये आंगन बचा के रखना, दादी बैठी हैं उसमें, वो बचा, तो ये सब आपने देखा है। तो आपको पता है कि जो जी सर। अपनी जो जनरेशन जा चुकी है, बाहर निकल चुकी है, उनको ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कि बहुत लोगों को ये भी लगता है कि मैं बहुत गांव में हूँ, या मैं अगर ऐसी बिरंची जैसा करेक्टर लिख रहा हूँ तो मैं, नहीं नहीं, बिरंची मेरे आसपास है, बिरंची मेरे भीतर भी है। हम्म। ये अलग बात है कि मुझे संयोग से वो कष्ट नहीं मिला, लेकिन अगर मैं अभी चाहूँ आज की राजनीति में घुसना तो मैं बिरंची हो जाऊंगा। ये बात, मैं माहौल। आज अभी चाहूँ, अगर विश्व गुरु में अगर मैं चाहूँ आज मैं सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, मैं विश्व गुरु का अंगद हो जाऊं कि मैं, तो कहने का मतलब है कि जब तक आप खुद को आ, समष्टि में नहीं देखते हैं, जब सबको मिला के आप अपने अनुभव को नहीं लेके चलते, तो आप लेखक कैसे बनेंगे। तो व्यक्तिगत जीवन का कोई कहानी मुझे बहुत प्रभावित नहीं करता है, मैं अपनी कहानी को याद भी नहीं रखता हूँ मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। और कुछ सब कुछ ठीक ही हुआ है, वैसे भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दर्दिला कहानी बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हम्म। ना। मतलब ना कोई मुझे आर्थिक समस्या बच, अब चुनौती अब है कि अब आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। पिता तो जब तक दे रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं,
आराम से रहा, क्रिकेट खेला, अपनी मर्जी का सब कुछ किया। तो बहुत आराम का जीवन रहा। कोई रोमांचकारी घटना नहीं है। रोमांचकारी ऐसे है कि मार कर लिया, झगड़ा कर लिया, केस हो गया, ये सब बात है। मुखिया को मार दिया, प्रधान का कागज पकड़ लिया, विधायक से लड़ लिया, है ना, ऑफिसर को धर लिया, किसी आदिवासी बस्ती में गए, वहां पर कोई ऑफिसर पकड़ाया, वो बदमाशी कर रहा है, उसका कॉलर पकड़ लिया, ये कर लिया। तो यही सब रोमांच रहा। बाकी सड़क खराब है तो धरना पे बैठ गया, है ना, अच्छा। वहां दौड़ा रहे हैं इंजीनियर को मारे। तो हम्म। ये सब हुआ। तो आपको लगता मेरे है से ऐसे कि मतलब आप, हाँ, आप वहीं से निकले हैं, और बिहार के लोग होते ही ऐसे, ना कि सिर्फ बिहार के, यूपी के मैंने भी देखे, मेरे चाचा पापा लोग भी ऐसे ही थे। हाँ, बस। हाँ। तो ठीक है, वो चलिए, वो तो आपका बचपन था। लेकिन बचपन के बाद फिर आपने जब युवा कॉलेज वगैरह में गए, तब आपको ऐसा हाँ, लगा मेरा कि आप जीवन परिवर्तित हुआ। मैं प्रेरित आईएएस कर में सकते हैं या उनको सिलेबस को लगा सकते हैं। मैं हाँ। आईएएस में एक सिलेबस सीसेट का आया था, उसके खिलाफ मैं 11 दिन अनशन पर बैठा था। हम्म। वहीं से मेरा जीवन थोड़ा बदला। बदला है। आपको एक लक्ष्य 11 दिनों मिला के है, मुझे अनशन, ऐसे लगता है। हम्म। 11 दिनों के अनशन के बाद हम्म। वो बदला है ना। हम्म। वो जो जीवन बदला है, हम्म। वहां से आप कह सकते हैं कि वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव वही था। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। जी जी। वहां से मैंने बर्दाश्त करना सीखा, चीजों को समझना सीखा, विद्यार्थियों के दुखों को व्यक्त करना सीखा। और ये सीखा कि भाई हर चीज में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना है। उसने मेरे जीवन को बदला। धैर्य, धैर्य आपके अंदर आया, हाँ हाँ। सुनने की क्षमता फेसबुक पर बढ़ी जैसे मैं आपकी। गाली गाली देने में हम्म। मैं मतलब मुझ पर 100 ट्रोलर भी अगर हमला करे तो अकेले मैं देख लेता था। हम्म। भागते थे ट्रोलर बेचारे उनको देख के। हम्म। अब वो सब छोड़ा, वो सब बदल गया मेरा। एनर्जी थी, लेकिन वो गलत जगह पे थी, आप लेकिन कोई सोचिए कि सही। मैं फेसबुक पर नहीं हूँ। आप सोचिए हम्म। कि आज का युवा कोई फेसबुक पर ना हो, आज का अगर मनुष्य, हम्म। तो समझिए कोई पृथ्वी लोक पर है ही नहीं। मैं नहीं हूँ फेसबुक पर। अच्छा। अब मैं लगभग महात्मा बुद्ध के करीब हूँ। अगर मैं इंस्टा छोड़ दूंगा तो मैं बुद्ध हो जाऊंगा। बहुत सारे मैं लोग हैं फेसबुक पर तो जिन्होंने नहीं। त्याग दिया है ये सोशल मीडिया, क्योंकि अब लोग जैसे जैसे परिवर्तन, मेरा देखिए तो क्या काम है, है। एक चीज की अति मेरा तो होती काम है, मेरा तो असर है। पड़ता है मेरे काम पे। मैं हाँ। सोशल मीडिया छोड़ दिया हूँ, मेरे हाँ। किताब की बिक्री पे असर पड़ेगा, हम्म। मुझे प्रोग्राम पे असर पड़ेगा। मेरा तो जॉब, मेरा काम मार्केटिंग यही का है ना, सोर्स है, दिखना। मार्केटिंग का सोर्स है सोशल मीडिया। हाँ, दिखना। लेकिन हम्म। तब भी मैंने छोड़ दिया, हम्म। हम्म। इसीलिए। ठीक है, बस यही अंतर है की तो मुझे। शांति अगर आपको मिलती है किसी चीज को त्यागने से, तो वो कर देना चाहिए, ये आपका पर्सनल मैटर है, हाँ, राइट। मैं आप चूंकि गालियों का स्टॉक भी खत्म हो गया, अब नए गाली अब आविष्कार करिए, पुराना सब दे चुके हैं। तो क्या करेंगे सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे बात तो कर नहीं पा सकते हैं। तो इस आप अभद्रता दुनिया की के, ओर आप क्यों जा रहे हैं कि आपको गालियां ही सीखनी है? नहीं, अब मैं छोड़ दिया, नहीं सीखा तब तो छोड़ दिया। पहले हम्म। मैं इन्वेंट कर रहा था, रोज नई नई चीजें लाता था। हम्म। तो एकदम भौचक्के रह जाते थे ट्रोलर बेचारे, अरे ये तो नया लेके आ गया कुछ और गाली। तो हम्म। भागते थे वो लोग। अब हम्म। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हैं, अब यही करने के लिए हैं। वहां कोई संवाद किसी से कोई कर नहीं रहा। तो कंपटीशन। मैंने फेसबुक छोड़ हम्म। दिया। हाँ, कंपटीशन भी नहीं, कंपटीशन तो अच्छी बात है। हम्म। मतलब आप अभी भी जाइए, हिंदी का 10 साहित्यकार हिंदी की दुर्दशा पर रो रहा होगा, कह रहा होगा कि संसार में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं करीबन 60 इंटरव्यूज ले चुकी हूँ, मैं काफी ऐसे लोगों से मिली हूँ जो बहुत संभावना रखते हैं, जिनसे बातें करने में बड़ा मजा आता है, बहुत चीजें। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं अपने जीवन को, अपनी चीजों को, मैं बात कह रहा करने हूँ, मैं की ट्रेंड की क्षमता बात, कैसी है आप। मैंने ये बात भी, हाँ, पहले ही कह दिया कि जो 5 घटनाएं होती हैं उसको ट्रेंड करते हैं, उसी से दुनिया प्रभावित होती है। मैं यही तो कह रहा हूँ। हम्म। संभावनाएं तो बची हुई हैं ही पूरी। बची हुई तब तो हम लोग बचे हुए हैं ना, छोड़ दिए तो बचे हुए हैं। आप समझिए। मैं अगर आपके आपके ऊपर है कि आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अब मैं अगर ये आपसे बोलूं कि मैं उस भीड़ में भी अपनी बात रख के चला आता हूँ, और नहीं मैंने सुनने 3 लोगों वाला को नहीं है तो प्रभावित आप किया, रख तो ही ये नहीं संभव नहीं। सकते। हाँ, वो मुश्किल अंधेर होता है। नगरी चौपट राजा में आप कोई बुद्धिमान आ जाएगा तो वो मूर्ख ही बन जाएगा। नहीं, बुद्धिमान नहीं, मतलब थोड़ा बचना हुआ। देखिए, ऊर्जा सीमित है, पढ़ाई का भी ऊर्जा सीमित है, हम लोग के ज्ञान का भी सोर्सेस थोड़ा सीमित है। तो कितना खर्च आप होंगे? 1 दशक खर्च हो चुकी, यही बात। अब बिल्कुल। आप जानती हैं मेरे पास ना जैसे दुनिया के पास, मैं अब इंटरव्यू में या किसी पॉडकास्ट में महसूस करता हूँ कि प्रश्न संसार के खत्म हो चुके हैं। आप समझिए। आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं तो प्रश्न उग ही नहीं रहे हैं। मतलब आप पूर्ण विराम लगा रहे हैं सब में। किसी का भी एक प्रश्न खत्म, जैसे ना, मैं ठीक है प्रश्न, ना। हाँ, मेरे साथ ऐसे, मैं हाँ। ऐसे में मैं 10 10 पॉडकास्ट इसलिए मैं छोड़ चुका। मैंने पूछा, हमसे पूछिएगा क्या आप?
हम्म। तो उन्होंने कहा कि सही मैं तो बात है। आपसे ये फिर पूछूंगी कि आपकी ऐसी स्थिति हुई कैसे? मतलब नहीं नहीं है, नहीं है, प्रश्न नहीं नहीं है जो आपको उत्साहित करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। जो उसका कारण है, प्रश्न बता रहा हूँ। करेंगे, देखिए बता उस रहा हूँ समय कि आपके उसका अंदर की। कारण क्या है। हम्म। नहीं, जैसे बताएं बताएं। जब आप किसी, अब आज के दिन में प्रश्न पूछना या पॉडकास्ट एक विधा के रूप में विकसित हो गया है। तो जब वो विधा के रूप में विकसित हो गया तो उसमें मेहनत चाहिए। आप हम्म। समझिए। हम्म। जैसे मुझसे किसी भी व्यक्ति ने किताब पे बात करते हुए कैरेक्टर पे बात नहीं किया। हम्म। आप समझिए। हम्म। जब कैरेक्टर के मनोविज्ञान पे बात करेगा तो 500 प्रश्न भी हो जाएंगे एक एक उपन्यास। हम्म। लेकिन उसमें क्या है कि फिर वो साहित्य पे बात करने के लिए फिर वो बोलेगा कि पॉडकास्ट पे भैया केवल साहित्य पे बात करेंगे तो कोई नहीं देखता है। हम्म। अब आप समझिए, तो हम्म। उनको रील काटना है। हम्म। आप समझ नहीं। मुझे नहीं तो काटने सर। वो, मुझे कोई फर्क नहीं अरे पड़ता मैं आपसे कि या आपकी नहीं। बात नहीं कर रहा हूँ। आप तो साहित्य सेवा संस्थान का आपका बोर्ड लगा हुआ है। मैं आपसे वो अदरवाइज तो दूसरी तीसरी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ रही हैं। जी। यहाँ नहीं कटना है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ, पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ। हम्म। है ना। जब ये आप जिस जिस माध्यम से आप बात कर रही हैं, पॉडकास्ट से पहले का माध्यम। हम्म। ऐसे लोग पिछले कम से कम 8-9 साल से तो कर रहे हैं। तो वो अभी जो नशा आया है हम्म। पॉडकास्ट का, वहाँ हम्म। प्रश्न खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहीं, आप तो मुझे अपने घर में बैठी, मैं अपने घर में बैठा हूँ। अगर हम लोग 1 घंटा ऐसे बात कर ले रहे हैं तो क्या बुरा है किसी टॉपिक पर, है ना, अगर हम लोग सहज हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप पॉडकास्ट करने स्टूडियो में जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बहुत लोग बेचारे बहुत खर्च करते हैं। हम्म। वो हम्म। बेचारा पे भी करते हैं कई लोग। हम्म। और हम्म। उन बेचारों के पास प्रश्न नहीं है। हम्म। वो पूछते हैं कि बेस्ट सेलर किताबों का मतलब कितने किताब कितने बिकने पर बेस्ट सेलर हो जाता है। हम्म। अब ये सब वो नई वाली हिंदी किसे करते हैं। हाँ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल वो अपने। ये सब मतलब आप समझिए जो नहीं है मैं प्रश्न। समझ रही हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ उसका रही हूँ। कारण क्या है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। हम्म। क्योंकि पॉडकास्ट करने वाला भी काम नहीं कर रहा है, शोध हम्म। नहीं कर रहा, हम्म। मेहनत नहीं कर रहा है। वो हम्म। मुझे जानता है स्टूडियो में घुसने से 10 मिनट पहले। हम्म। मतलब जानने का मतलब कि देखता हूँ क्या क्या पूछ हम्म। लूंगा, थोड़ा सा हो जाएगा, एक हम्म। घंटा कट जाएगा, भैया कुछ बोल देना मजेदार। मैं हम्म। ये कह रहा हूँ। तो हम्म। इस कारण से क्या है कि बहुत मतलब संवाद के जितने माध्यम है नीरस होते जा रहे हम्म। हैं। ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों को सिर्फ मैं, अपने काम की चीज चाहिए जिसमें व्यूज बढ़े हैं। और ये व्यूज हाँ के तो वो चक्कर में जो मेन है, मतलब अंदर बढ़ती की है बात बात। निकालने के लिए आधा घंटा भी काफी नहीं है। मैं तो कहती हूँ 1 घंटा भी अभी काफी तो नहीं है। दूसरा कि करीबन कौन आप कल पूछेगा, उतना 5 बार शोध कौन मिले करेगा। इंसान से तब उसके अंदर की बात निकल कर आएगी। जी। हाँ नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा जाने पढ़े, थोड़ा हम्म। सा मेहनत करे, लेकिन वो जानती है वो हो नहीं पाता, वो संभव नहीं है। हम्म। तो ये लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न ही खत्म हो। हम्म। हमें महीने में अगर 10 इंटरव्यू देना है तो 10 के इंटरव्यू के प्रश्न एक जैसे होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो हम्म। हमारे उत्तर भी जो है, क्या कहाँ से कुछ नहीं, बात हम क्या बोल देंगे अभी बताइए। है हम्म। ना। बात दिक्कत ये हो रही जी जी मैं तो समझ। वो बड़ा ही और और साहित्य, ये हिंदी एक साहित्य के एक साथ बहुत ज्यादा बड़ी बहुत महत्वपूर्ण सर, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि विश्व साहित्य सेवा संस्थान जो है वो कार्य करिए, हमारे साल में 3 प्रोग्राम होते हैं। हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी दिवस, हिंदू जी। नव वर्ष। हम्म। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पे सिंगापुर में, और इसके काफी सारी ब्रांचेस हैं जिन्हें हम ये कहते हैं कि आप भी जहां पर भी रह रहे हैं कम से कम इन 3 त्योहारों को महा त्योहार बनाइए और हम्म। मनाइए। अगर आप नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? ठीक है। बहुत अच्छा, हाँ। तो हाँ, बिल्कुल। तो ये सिंगापुर में जितने भी इंडियन डिस्पोरा है वो मिलता है, और वो हम लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। उसमें पुस्तक विमोचन होते हैं, उसमें बहुत सारी कविताएं काव्य गोष्ठियां होती हैं, और हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है। सांस्कृतिक और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हाँ। ओके। दूसरी बात मैं बताती हूँ, आपसे मिलने का ये मेरा एक सपना रहा है हमेशा से। क्यों क्यों रहा है? जी क्योंकि, जी नहीं। जी मेरी बात सुनेगा आप, कि 2020 में, मतलब मैं लिखती थी लेकिन कभी ऐसे नहीं था कि बहुत दिखाना है, या जैसे एक उम्र आई आपकी 10वीं में आप होते हो, जब आप युवा हो रहे हो तो आपने शायरियां लिख दी, अपने डायरी में बंद करके रख दी, वैसा वाला था। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हुआ जो कि ऐसा लगा कि नहीं, कुछ करना है। साहित्य में, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मैं साहित्य में आई और साहित्य में मैंने बहुत कुछ करना शुरू किया, स्पेशली लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी। और इस तरह के मतलब 3 प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी दिवस, और हिंदू नव वर्ष, कि इन्हें बहुत जोर शोर में पूरे विश्व में मनाना है। जी वसुधैव बिल्कुल। कुटुंबकम का नारा लेकर के जिससे भी मेरी बातचीत होती है, मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप, अगर आप हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं, हिंदी में पुस्तक लिख रहे हैं, तो कृपया करके अपने समुदाय में ये 3 त्योहार
महात्योहार के रूप में मनाइए। हाँ हिंदी बढ़िया। भाषा, हिंदी भाषा को हमें उसके स्थान पर बिठाना है। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा रही है वो, और उसे उतारा गया है। और उसका बहुत अपमान उसी देश में हुआ है जहां पर वो जन्मी है। हम प्रवासी भारतीय कार्य कर रहे हैं, हिंदी में बहुत कुछ लिख रहे हैं, जितना भी छोटा समूह है, बड़ा समूह है, जो भी है। हाँ ठीक है। लेकिन हाँ हमारे देश के ही लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनकी नहीं सुनी जा रही है? वो अगर साहित्य लिख रहे हैं तो, और हिंदी में लिख रहे हैं, तो कृपया करके इस पर भी काम करें कि हिंदी को बिल्कुल। उसका स्थान मिले। ये हमारा उद्देश्य है। तो जिस भी हिंदी साहित्यकार से मेरी बात होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा कवि हो, चाहे छोटा कवि हो, मेरी उनसे वही गुजारिश होती है कि कृपया आप इन चीजों पर कार्य करें। तो मैं आपको उससे भी यही कहना चाहूंगी कि कृपया आप ये तीन त्योहारों को महात्योहारों की तरह अपने समुदाय में मनाने की कोशिश करें। और आप कहते हैं कि आपने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस डालिए कि आपने ये त्योहार मनाए हैं, हिंदी दिवस मनाया है, इंटरनेशनल हिंदी दिवस मनाया है, और हिंदू नव वर्ष मनाया है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको पता चले कि ये त्योहार भी है और ये भाषा भी है। जी। निश्चित तो रूप से, ये निश्चित तो रूप रही मेरी कहानी जो मैंने अपनी आपको आपको बताया। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि जब आप कविता लिखते हैं तो पहले भाव आते हैं या शब्द आते हैं? सर, आपकी कविताएं मैंने सुनी हैं, और आपकी कविताएं जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डाउनलोड हो रहा है आपके दिमाग में कहीं से। तो ये किस तरह से उपजती हैं? जैसे कहा कि समाज को देखकर उपजती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके अंदर भी घटित होता है और उससे उपज रही हैं। मैं कहाँ तक सही हूँ? हाँ नहीं, मैं मतलब मुझे लगता है कि पहले तो कोई विषय आता है, भाव आते हैं, तभी शब्द, भाव के अनुसार ही शब्द आएंगे। हम्म। क्योंकि पहले खांचा बना के, मतलब पहले जलेबी छान के फिर उसको रस में डुबोने वाली बात जो है कि नहीं है इसमें, है ना। ये हम्म। इसका उल्टा है, पहले रस आता है तब हम्म। जलेबी छनता है। हम्म। यहाँ यहाँ साहित्य दूसरे तरीके से लिखा जाता है जी। ना। तो पहले भाव आएगा, फिर जी। उसको शब्द में पिरोएंगे आप, कि उस भाव के लिए उपयुक्त शब्द कहाँ से लाएं, हम्म। उपयुक्त रूपक कहाँ से लाएं, जो असरकारी हो, सरल हो, ना, लोगों को कनेक्ट करे। तो ये बात आती है। जी। सर, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको संगीत के राह में जाना है, या आपने प्रयास किया और आपको मतलब आप वापस लौट आए, कुछ ऐसा? नहीं, मैं इतने अच्छे अच्छे गायक हैं कि गायक तो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि गाना बहुत कठिन है, बहुत मतलब। जब मैं टीवी पर लोगों को गाते सुनता तो मैं ये सब नहीं सुना। हाँ लेकिन कविता के मंच पर मैं गाता हूँ, क्योंकि कविता के मंच पर जिसको हम गायक मानते हैं, जो म्यूजिक के साथ कविता कर रहे हैं, वो लोग बेसुरे हैं, वो बेचारे संगीत के साथ गलत कर रहे हैं। तो वहां पे लगता है कि गा के सुनाना चाहिए, तो मैं मंच, कविता के मंच पे मैं गाता हूँ। जी। तो वहां आप मैं हमेशा बहुत। ये हाँ, बांधते हैं, इसका क्या मतलब उद्देश्य है? ये मैं अक्सर ये 2019 में मैं ऐसे करके संयोग से गया था दिल्ली के एक होटल में, तो मुझे ये पहन के जाने से रोक दिया था कि इसको उतारो गमछा। तो वही लड़ाई झगड़ा थोड़ा किए, और दूसरे दिन हम 500-600 लड़का लेके चले गए टीपी, हम्म। और फिर वहाँ आंदोलन खड़ा किए, गमछा मूवमेंट। हम्म। तो उस होटल वाले ने अपने ड्रेस कोड में फिर शामिल किया गमछे को। तब से मैं अपनी पहचान के साथ मंचों पे जाता हूँ, और अमूमन सामान्य तौर पर रहता हूँ मैं हम्म। इसके साथ। जी। ये इस बिल्कुल बिल्कुल। कहानी को आपने कहीं अपने उपन्यास में रखा है? नहीं, उपन्यास में तो नहीं। मैं व्यक्तिगत, बहुत वस्तुनिष्ठ घटना है जो सब जानते हैं कि मेरे साथ घटित हुई है, इसलिए इसको रखना। अब आप लेखक हैं तो आप ये रंगबाजी नहीं कर सकते, लठैती नहीं कर सकते हैं कि अपने को आप हीरो बना के वहां रखें। हम्म। आपका पात्र जो स्वाभाविक तरीके से करता है वही आपका नायक या खलनायक या जो भी है वो है। तो हम्म। मैं उपन्यास को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। हम्म। मैं अपने जैसे अगंभीर व्यक्ति को अपने उपन्यास में नहीं घुसेड़ता हूँ। हम्म। मेरे लिए उपन्यास बहुत पवित्र चीज है। तो मतलब आप और मैं अलग बहुत, हैं, आपके उपन्यास अलग हैं, आपके विचार हैं उपन्यास? वो नहीं विचार नहीं। हम्म। मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, एक हम्म। व्यक्ति के तौर पे। हम्म। मेरी पर्सनालिटी उपन्यास में नहीं होती। हम्म। विचार तो आते हैं, विचार, जो विचार आते हैं, जो लेखनी है। अभी जैसे मैंने कहा ना, आपने कहा जैसे कि अब बुद्ध इस युग में पैदा नहीं होगा, आपने कहा ना जैसे। अब देखिए मैंने विश्व गुरु की भूमिका क्या लिखी है। सूर्य उगता है,
और डूब जाता है। मेरे समय का सूर्य चमकता नहीं। ये मैंने क्या लिखा, विचार लिखा। क्या विचार है जो आप कह रहे हो? बिल्कुल। यानी कि अब कोई नायक पैदा नहीं होगा। और आप अगर समझे? हो भी जाए तो उसे नायक वो बनने से चमकीला। पहले ही खत्म कर दे आज। हाँ, मतलब वो चमकेगा नहीं। सूर्य तो है, लेकिन चमकेगा। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सर। ट्वेंटी वही अब ट्वेंटी देखिए, में तो अगर एक मैं लाइन ये कहूँ विचार। मुझे किसने अवेकनिंग दी है, अगर मैं नाम बताऊं, सुशांत सिंह राजपूत ने। उसका हम्म। जाना मेरे लिए इतनी बड़ी घटना, वो कोई नहीं था मेरी जिंदगी में, मैंने उसे कभी नहीं देखा था, एक दो फिल्में देखी थी उसकी बस। हाँ लेकिन हाँ। जैसे ही सुना कि वो गया है तो एक ऐसा एहसास, मतलब मैं बता नहीं सकती, जैसे मेरे घर का कोई चला गया है। और उस तो समय वही से जो ये किक लगी है, जो ऐसे लगा कि जैसे किसी ने आके मुझे जगाया कि उठो, तुमको करना है, कुछ काम करना है। ये क्या हुआ था इस मुझे भी कारण नहीं से पता। जो इतनी सारी कविताएं लिखना, सोशल मीडिया में डालना, ये सब मेरा कार्य नहीं था, मगर मैंने करना शुरू किया। अरे नहीं, अच्छा है, वो तो आपको करना चाहिए। देखिए, आप में जो चीजें प्रस्फुटित और हो मुझे रही ये हैं समझ में आया उसको, कि ये माहौल अब ऐसा हो गया है कि अगर खुद भगवान अवतरित हो जाएं तो उनको भी हटा दिया जाएगा। उनका अकाउंट बनाया जाएगा, उस पर ट्रोल होंगे, फिर उनको प्रमाण देना होगा कि मैं भगवान हूँ। बहुत तरह का उनको संकट हो जाएगा, नहीं, इसलिए वो आते लिख नहीं नहीं है। पाएंगे, वो चले जाएंगे, भैया यहाँ से जाना ही ठीक है। मतलब प्रूफ ही नहीं कर सकते खुद को आप। हाँ, वही है। नए उपन्यास में मैंने ये भी लिखा है कि ईश्वर की बनाई दुनिया बहुत सरल थी। जी। अभी मैं जो उपन्यास मेरा आएगा सितंबर में, हम्म। तो ईश्वर की बनाई दुनिया बहुत सरल थी। मनुष्य ने जो दुनिया बनाई वो बहुत दुरूह और जटिल थी, इसीलिए ईश्वर बार बार आते थे और लौट जाते थे। तो अवतारवाद की अवधारणा है हमारे में, फिर नया अवतार आएगा तो जाता का है, रह जाओ कुछ दिन। लेकिन वो भाग जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। कृष्ण राम के युग में नहीं टिकेंगे, राम कृष्ण के युग में नहीं टिकेंगे, बामन कृष्ण के युग में नहीं टिकेंगे, परशुराम उसके युग में नहीं टिकेंगे, तो वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं। तो फिर हम इस युग का अमरत्व। राम पैदा होगा सर, जो टिकेगा, जिसमें निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होगा, तभी वो टिक पाएगा। हाँ, वो है, वो होगा निश्चित रूप से होना चाहिए। जी। और फिर थोड़ा बहुत ये भी है कि भय बिन होए न प्रीत, तो उसकी निगेटिविटी भी जरूरी है ताकि भय पैदा कर सके। हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जी। तो चलिए सर, अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और हम आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। मैं अब जानना चाहूंगी कि आप अपनी जो भी युवा पीढ़ी है, आपने बहुत कुछ संदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारे विश्व साहित्य सेवा संस्थान के लिए, सिंगापुर की ऑडियंस के लिए और पूरे विश्व के ऑडियंस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब आप अगर अपने कल्चर से और अपने क्या बोलते हैं, मूल्यों से जुड़े जुड़े रहने का कोई एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि किताब के अलावा कोई रास्ता है नहीं। जी। तो किताबें पढ़िए। साहित्य की सेवा इसी में है कि आप किताबें पढ़िए। किताबें का मतलब किताब को फॉर्म में ना भी पढ़िए, किंडल में पढ़िए, इंटरनेट पर जो मतलब मैं कह रहा हूँ कि लिखित चीजों को पढ़िए। वो जो स्क्रीन पे जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो कह रहा है कि मैं सोर्स किताब से ले रहा हूँ, वो फेक है। और वो एक पहले फेक नैरेटिव बनाता है, अब वो एक फेक ब्रेन तैयार कर रहा है, जिसके ऑर्गन भी उसी के न्यूज को या उसी से लेने वाली चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। ये ऑर्गन भी अब इंस्टा संवेदी हो गया है, फेसबुक संवेदी हो गया है, इंटरनेट संवेदी हो गया है ना।